हेलो अगेन एवरीवन। हम पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं कुछ और यूनिक ट्रांजैक्शंस आपको सिखाना चाहूँगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रेडिशनल रूल्स ही यहाँ पे कवर करूंगा और सारी एंट्रीज भी हम ट्रेडिशनल रूल्स ही डालेंगे। मॉडर्न रूल सिर्फ सपोर्ट के लिए, समझने के लिए प्रीवियस वीडियो में लिए थे। मैं आपको अब जब भी कोई जर्नल एंट्री सिखाऊंगा तो उसमें जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक मॉडर्न रूल्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं ट्रेडिशनल रूल से ही चलूंगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दी गोल्डन रूल्स, 3 रूल: रियल, पर्सनल, नॉमिनल। Debit what comes in, credit what goes out, real. Debit the receiver, credit the giver, personal. Debit all losses and expenses, credit all gains and incomes, nominal. ये अभी तक बहुत 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 अच्छे से आपको लर्न हो चुके हो जाने चाहिए। उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा, नहीं तो आप पीछे वीडियो में वापस जाइएगा और पीछे जितना कुछ भी कराया है वो अच्छे से थरली प्रैक्टिस्ड होना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। तब आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं कुछ नए ट्रांजैक्शंस और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको डिस्काउंट समझाना चाहता हूँ। देखिए, डिस्काउंट से रिलेटेड एक जर्नल एंट्री हमने पिछले एक सेशन में करी है, बट तब मैंने डिस्काउंट को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था। यहाँ मैं डिस्काउंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, अकाउंट्स में डिस्काउंट जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक डिस्काउंट जो होता है बिजनेस में वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। मैं दोनों का मीनिंग आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं। आप शॉप पर गए पेंसिल बॉक्स खरीदने। आपने पेंसिल बॉक्स खरीदा, उस पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिल्स आती हैं और 10 रुपए उस पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट है। आपने शॉपकीपर को कहा कि भैया थोड़ा सा कुछ डिस्काउंट वगैरह दो ना, कुछ इतना पुराना कस्टमर हूं आपका, थोड़ा कुछ तो करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो। तो उन भैया ने, शॉपकीपर ने क्या किया, 2 पेंसिल और डाल दिया आपके बॉक्स में और कहा जाइए। पैसे कम नहीं किए, पैसे 10 रुपए ही लिए, बट आपको जो गुड्स दिए वो बढ़ा दिए। यानी अब 12 पेंसिल आपको 10 रुपए में ही मिल गई। 12 रुपए का सामान आपको 10 रुपए में मिल गया। ये जो 2 रुपए कम हुए, एक्चुअली 2 रुपए कम हुए, 12 रुपए देने चाहिए थे आपको 12 पेंसिल्स के, बट आपको 10 ही देने पड़े। ये जो क्वांटिटी में एडजस्टमेंट करके डिस्काउंट हुआ, ये ट्रेड डिस्काउंट है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता। ये ट्रेड डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट जो है, ये इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि 10 पेंसिल 10 रुपए में बिकी या 12 पेंसिल 10 रुपए में बिकी, बेचने वाला 10 रुपए की सेल लिखेगा, खरीदने वाला 10 रुपए की परचेज लिखेगा। ये जो डिस्काउंट है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब इसी एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ाता हूं। आपने तब शॉप पे 10 रुपए दिए ही नहीं, आपने कहा बाद में देता हूं। 2-3 दिन बाद आप शॉप पे आए, शॉपकीपर ने कहा कि यार वो 10 रुपए अगर हो सके तो अभी क्लियर कर दो ना, मेरे को आगे पेमेंट करना बाकी है, मेरे पैसे फंसे हुए हैं, आप हो तो दे दो ना। तो बोला यार अभी तो नहीं है, एक 9 रुपए ही है। तो वो चलो 9 दे दो यार, हिसाब बराबर समझो, आप क्या है, पुराने ग्राहक हो आप मेरे। तो आपने अपने बकाया रुपए चुका दिए जल्दी। जल्दी चुकाने की वजह से आपको थोड़े कम पैसे देने पड़े, नहीं तो आप थोड़े दिनों बाद चुकाते। उन्होंने कहा था महीने भर तक चुका देना। आपने 1 महीने की जगह एडवांस में थोड़ा जल्दी पेमेंट कर दिया, प्री पेमेंट कर दिया ड्यू डेट से। उसकी वजह से जो डिस्काउंट मिला है वो कहलाता है कैश डिस्काउंट, और ये कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। तो दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू ऑल, कोई स्पेशल कंडीशन फुलफिल नहीं करनी आपको, हर कस्टमर को अवेलेबल है। ट्रेड डिस्काउंट सेल्स बढ़ाने के लिए दिया जाता है। वहीं कैश डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन अ कंडीशन। व्हाट कंडीशन? दैट यू पे अर्ली फॉर फास्टर पेमेंट। यू, इफ ओनली इफ यू पे अर्ली यू विल गेट कैश डिस्काउंट। अगर आप पूरा क्रेडिट पीरियड यूज करोगे तो आपको कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। जल्दी पे करने में जो रिसिपिएंट है कैश का, उसको फायदा होता है। आप उसको कैश दे दोगे तो वो कैश को बिजनेस में एम्प्लॉय कर देगा, और कुछ नहीं तो बैंक में इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट अर्न कर लेगा। नहीं तो आपसे पैसे डूब जाए, इसका रिस्क कम होगा। इसलिए जल्दी पेमेंट करने पर वो कैश डिस्काउंट अलाउ करता है, मोटिवेट करता है कि जल्दी पेमेंट आ जाए, पेमेंट कल की बजाय आ जाए तो भला है। ये कैश डिस्काउंट है, एंड दिस कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट इज प्रोवाइडेड टू फॉर व्हाट, फॉर फास्टर रिकवरी। तो ट्रेड डिस्काउंट की तो अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन होगी वर्किंग नोट में, फिर ट्रेड डिस्काउंट कटने के बाद जो अमाउंट आएगा वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। सर थ्योरी में तो ठीक ठीक समझ में आया, बट प्रैक्टिकल एक बता दो एग्जांपल तो एकदम दिमाग में जम जाए हमारे।
तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बिल्कुल पहले से तैयार है, मुझे पता था आप बोलने वाले, इसलिए मैंने पहले से रखा हुआ था यहाँ पे एग्जाम्पल। जी, एग्जाम्पल, राम सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस। एक प्राइस होती है जिसे लिस्ट प्राइस बोलते हैं। लिस्ट प्राइस का मतलब है जो टैग लगाकर प्रोडक्ट के ऊपर टैग पे लिखी हुई लिस्ट प्राइस है ना। ऑफर प्राइस है ये, इस पे नेगोशिएशन पॉसिबल है। एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% का तो ट्रेड डिस्काउंट अवेलेबल है एंड कैश डिस्काउंट 2%। देखिए ये 20% का ट्रेड डिस्काउंट तो प्रोडक्ट खरीदने पे मिल जाएगा आपको, अभी स्कीम चल रही है, ऑफर है, सबको मिलेगा। पैसे अभी दे के जाओ, बाद में दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा। 20% इज अवेलेबल टू एवरीवन, एवरीवन। फिर 2% का कैश डिस्काउंट और है, ये तभी मिलेगा जब आप अर्ली पेमेंट करेंगे, या अभी कैश में पे कर दोगे तो 2% और कम दे देना। मोहन पेड द अमाउंट ड्यू प्रॉम्प्टली। मोहन को ऑफर यूज करना था, मोहन ने प्रॉम्प्टली पेमेंट कर दिया टू अवेल द कैश डिस्काउंट। सो मोहन यूज द फैसिलिटी ऑफ कैश डिस्काउंट। पास जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज की बुक्स में जर्नल एंट्री डालनी है। जर्नल एंट्री डालने से पहले हम ये पता कर ले कि जर्नल एंट्री किस अमाउंट पे डलेगी। तो देखिए जो भी ट्रेड डिस्काउंट होता है वो लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है? लिस्ट प्राइस पे, जो प्रोडक्ट पे चढ़ती है। ये बात आप याद रखिएगा। तो पहले मैं कंप्यूटेशन कर रहा हूं ट्रांजैक्शन वैल्यू की जिस पे ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। सो लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10,000। इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा क्या? ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? 20% है। 20% किसका 20%? 10,000 का 20%, दैट इज 2,000। सब्ट्रैक्ट किया तो अमाउंट आया कितना? 8,000। क्या ये 8,000 मोहन क्विकली पे कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। जितना क्विक पे करेगा, जरूरी नहीं है पूरा 8,000 करे, हो सकता है 8 में से 4,000 करे, तो फिर कैश डिस्काउंट सिर्फ 4,000 पे मिलेगा। जितना जल्दी पे करोगे, जितना अमाउंट पे करोगे, उस पे कैश डिस्काउंट। जो कैश में पे कर दोगे उस पे डिस्काउंट ले लो, जो बाद में दोगे वो पूरा पैसा देना। तो अभी तो इन्होंने फुल पेमेंट कर दिया प्रॉम्प्टली, तो इसी पर कैश डिस्काउंट और मिल जाएगा। कैश डिस्काउंट और ले लीजिए आप। कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा? 8,000 का मिलेगा जो पे करोगे। 8,000 पर 2%, तो 160 रुपीज का आपको कैश डिस्काउंट और अवेल हो जाएगा। अब ये कैश डिस्काउंट के बाद आपको पैसे कितने देने? 7,840 रुपीज। ये हमारा वर्किंग नोट था। देखिए अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? अकाउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट इट इज नॉट रिकॉर्डेड। ये तो रिकॉर्ड ही नहीं होता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब ट्रांजैक्शन का वर्किंग नोट बना। अब ट्रांजैक्शन को हम समझते हैं। देखो दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड करना है अपने को, ऐसा बोला है इस क्वेश्चन वाले ने। राम की बुक्स में भी करना है और इनके जो हैं मोहन की बुक्स में भी करना है। राम सेलर है ना, तो ऑफ कोर्स मोहन बायर हो जाएगा। राम सोल्ड गुड्स टू मोहन। राम ने मोहन को गुड्स बेचे। कैश में बिके या क्रेडिट में बिके? सर कैश में बिके, पेमेंट पूरा आ गया है और डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है। राम की बुक्स में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। एस्पेक्ट्स की बात करता हूं मैं, एस्पेक्ट्स की। राम की बुक में पहला एस्पेक्ट कैश, करेक्ट है। पहला एस्पेक्ट कैश। दूसरा एस्पेक्ट राम की बुक्स में कौन आ जाएगा? कौन आ जाएगा? मोहन आएगा? आएगा ही नहीं, कैश सेल हुई है। पार्टी के नाम से क्या मतलब? कैश सेल हुई है, गुड्स बिके कैश पे। मोहन ले जाए, सोहन ले जाए, रोहन ले जाए, फर्क नहीं पड़ता हमें। जब इंसान कैश में सेल करता है तब किसने खरीदा उसका नाम नहीं आता। क्रेडिट होता तो पार्टी का नाम मैटर करता है, कैश होगा तो मैटर नहीं करता, किसी ने भी खरीदा हो। तो एक एस्पेक्ट हो गया क्या? गुड्स। एक एस्पेक्ट क्या हो गया? गुड्स। गुड्स बिके या खरीदे? बिके हैं, तो बिके हैं तो क्या कहलाएंगे? सेल्स कहलाएंगे। बिके हैं तो क्या कहलाएंगे? सेल्स कहलाएंगे। सेल हुई है, बस खत्म। क्या और कुछ भी हुआ है? सर एक और चीज हुई है ना, डिस्काउंट दिया आपने। डिस्काउंट, डिस्काउंट हमें मिला है या हमने अलाउ किया? हमने गुड्स बेचे। अगर हम डिस्काउंट नहीं देते तो 8,000 रुपए मिलते सेल के, पर 8,000 रुपए अब नहीं मिलेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि आपने डिस्काउंट दे दिया 160 का। तो डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट अलाउड है।
अब समझना, तीन एस्पेक्ट्स, तीन चीजें मिल गई हमें, अब डेबिट क्रेडिट का फैसला करना है। देखिए, इस ट्रांजैक्शन की दो पार्ट में भी एंट्री डल सकती थी, दो पार्ट में भी। कैसे डलती? पहले मैं सेल की एंट्री करता, फिर कैश रिसीव करने की एंट्री करता। एक बार सेल करता और ये सोचता कि भैया राम ने मोहन को गुड्स बेचे, फिर मोहन अगले दिन पेमेंट करके गया, उसको क्रेडिट पीरियड दिया था 6-7 दिन का, वो अगले ही दिन पेमेंट करके चला गया और अगले दिन तक उसको डिस्काउंट अवेलेबल था, तो उसने डिस्काउंट यूज कर लिया। तो मैं दो एंट्री भी कर सकता था, मैं पहले दो एंट्री करके बता रहा हूं, पहले दो एंट्री करूंगा फिर एक एंट्री करूंगा, ताकि एक और कॉन्सेप्ट कंपाउंड एंट्री का वो भी आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो देखिए, आप इस ट्रांजेक्शन को ऐसे लीजिए, राम ने मोहन को आज के दिन सेल करी, आज के दिन ट्रेड डिस्काउंट गुड्स थे 10,000 रुपए के, ट्रेड डिस्काउंट तो सबको मिलता है, तो आज ही के दिन गुड्स दी और बोला कि भैया 8,000 रुपए देने हैं। अब आज राम को नहीं पता कि मोहन कल पैसे देगा, तो आज सामान बिका कितने का? आज सामान बिका 8,000 रुपए का, और कल पेमेंट करेगा तो आज हम इसे क्रेडिट सेल भी मानेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट अगर इसको मैं दो पार्ट में करता, तो सबसे पहले एंट्री डलती किसकी? क्रेडिट सेल की। राम सोल्ड टू मोहन, सबसे पहले एंट्री किसकी डलती? क्रेडिट सेल की। तो क्रेडिट सेल की एंट्री डलती तो दो एस्पेक्ट हो जाते, एक एस्पेक्ट मोहन, दूसरा गुड्स बिक रहे हैं यहां पे इसलिए सेल्स। मोहन को गुड्स बेचे, पैसे वो कल देगा। मोहन रिसीवर है या गिवर है गुड्स का? तो सर मोहन पर्सनल है, पर्सन है, पर्सनल का रूल लगेगा, पर्सनल को डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये रिसीवर है इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। सेल्स हुई सर, इनकम हुई, नॉमिनल का रूल क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, इसलिए इसे क्रेडिट कर देंगे। अब ये स्पीड आ जानी चाहिए, ठीक है। इसकी एंट्री बुक करता हूं मैं, अब इसकी एंट्री डालता हूं, फाइनल एंट्री। फाइनल एंट्री क्या डलेगी? फाइनल एंट्री डलेगी राम अकाउंट, ओ राम का डाल रहा हूं, राम की बुक्स में राम थोड़ी आएगा, मोहन ने खरीदे, मोहन अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट, मोहन अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना डल जाएगा? अमाउंट डल जाएगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली प्राइस। आज नहीं पता आपको क्या कैश डिस्काउंट कल ये यूज कर लेगा, आज तो सामान लेके जा रहा है 8,000 रुपए का, अगर आगे कभी इसने पेमेंट कर दिया डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर, तो डिस्काउंट की एंट्री तब बुक करेंगे। अभी हम इसको किस पे लिखेंगे? 8,000 पे लिखेंगे, 8,000 पे लिखेंगे। अब इसी ट्रांजेक्शन को दूसरा पार्ट कर रहा हूं, इसका दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है? मोहन पेड the sum due and availed discount at the rate, डिस्काउंट कितने का यूज, कैश डिस्काउंट कितने का था? 2% का था, अवेल डिस्काउंट एट द रेट 2%। तो अब इनकी कैश डिस्काउंट की एंट्री यहां पे बुक होगी। तो एंट्री कैसे डल जाएगी? एस्पेक्ट, कैश आ रहा है हमारे बिजनेस में, कैश, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, वी आर अलाउइंग डिस्काउंट, और तीसरा एस्पेक्ट कौन पैसे दे रहा है? पैसे दे रहा है मोहन। कैश एसेट है, रियल है, आ रहा है या जा रहा है बिजनेस से कैश? बिजनेस में कैश आ रहा है सर, डेबिट व्हाट कम्स इन। डिस्काउंट अलाउड, मैंने डिस्काउंट दिया, अगर डिस्काउंट नहीं देता तो 8,000 रुपए मिलते, डिस्काउंट दिया इसलिए सिर्फ 7,840 ही मिलेंगे। तो यहां पर डिस्काउंट क्या हो जाएगा सर? एक्सपेंस हो गया आपका, नॉमिनल के रूल से गवर्न कर दो, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। मोहन पर्सन है, पर्सनल का रूल गवर्न करेगा। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मोहन रिसीवर है या गिवर है? मोहन पैसों का गिवर है, यहाँ पे पैसे दे रहा है, गुड्स का रिसीवर था, अभी कैश का गिवर है। तो क्या हो जाएगा? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फाइनल जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फाइनल जर्नल एंट्री बनेगी कैश कैश अकाउंट डी आर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डी आर टू मोहन, टू मोहन अकाउंट। कैश कितना आ रहा है? कैश आ रहा है 7,840 रुपीज, कैश में लिखोगे आप 7,840।
डिस्काउंट में कितना लिखोगे आप? डिस्काउंट में लिखोगे आप 160 और मोहन में लिखोगे 8000 रुपीज। मोहन में लिखोगे 8000 रुपीज। अब ये दोनों एंट्रियां जो दिख रही है ना स्क्रीन पे ब्लू में, इन दोनों को देखो, इस एंट्री को और इस एंट्री को आप देखो। देखिए मोहन एक बार 8000 से डेबिट था, 8000 से पूरा क्रेडिट हो गया, कैंसल। नेट एंट्री जो डल रही है इन दोनों की, इन दोनों की जो नेट एंट्री डल रही है वो डल रही है, मोहन एक बार 8000 से डेबिट है, 8000 से क्रेडिट है, मोहन तो एक बार डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, क्लोज हो गया। तो नेट एंट्री जो डल रही है वो है कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। ये नेट एंट्री डल रही है। 7840 का कैश है और डिस्काउंट टू मोहन, डिस्काउंट टू सेल्स भी नहीं, एक साथ एक ही एंट्री में पूरा इंपैक्ट ले लिया ट्रांजैक्शन का। डिस्काउंट 160 और सेल्स में आ जाएगा कितना, 8000। जब आप दो एंट्रियों को मिलाकर एक एंट्री बनाते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। तो एक एंट्री डलती डिस्काउंट टू मोहन, फिर डलती कैश टू मोहन, उसकी जगह हमने एक नेट एंट्री डाल दी कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू मोहन, और उसकी भी जगह इस ट्रांजैक्शन को दो टुकड़ों में करने की जगह एक साथ एक एंट्री पास कर दी सीधा कैश रिसीव करने की। तो वो एंट्री क्या डलेगी? ये रहा। सीधे उन्हीं एस्पेक्ट पे आ रहा हूं मैं अब यहाँ पर वापस। तो दो पार्ट में नहीं कर रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ। तो तीन एस्पेक्ट। दुकान पे आया था मोहन और मोहन ने पैसे दिए, कैश डिस्काउंट अवेल किया और गुड्स लेकर गया। मोहन से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी कैश में सेल हुई और मैंने कैश डिस्काउंट दिया है। कैश एसेट है, रियल है, बिजनेस में आ रहा है, डेबिट कर दो सर। डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है, नॉमिनल है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। गुड्स इनकम है, नॉमिनल है, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू सेल्स डालिए नीचे, ये रही कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू सेल्स। अब हमें मोहन की बुक्स में भी एंट्री करनी है। मोहन की बुक्स में, मोहन क्या है? बायर है। मोहन क्या है? अभी बायर है। तो मोहन ने गुड्स खरीदे हैं, कैश में खरीदे हैं। तो मोहन के पर्सपेक्टिव से सोचना, अब आप मोहन हो, दुकान से सामान खरीद के लाए और डिस्काउंट मिला, तो आपका एक एस्पेक्ट हो जाएगा गुड्स। गुड्स आपने खरीदे हैं इसलिए कहलाएंगे परचेज। आपने पैसे दे दिए क्या? हाँ दे दिए ना, कैश दे दिया ना, तभी तो कैश डिस्काउंट मिला। एक एस्पेक्ट हो जाएगा कैश, एक एस्पेक्ट हो जाएगा कैश। और आपको क्या, राम राम तो होगा ही नहीं, क्रेडिट नहीं है, कैश पेमेंट कर दिया है। तो अगला एस्पेक्ट हो जाएगा क्या? डिस्काउंट। अगला एस्पेक्ट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव किया है आपने या अलाउ किया है? सर डिस्काउंट तो रिसीव किया हमने, डिस्काउंट तो रिसीव किया हमने, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, रिकॉर्ड करें हम इस ट्रांजेक्शन को, रिकॉर्ड करें, चलिए रिकॉर्ड करते हैं, चलिए रिकॉर्ड करते हैं। परचेज, गुड्स खरीदे, सर एक्सपेंस होता है, नॉमिनल गवर्न करेगा। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, ये डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। आगे कैश, सर एसेट है, करंट एसेट है, रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मोहन के लिए कैश आ रहा है जा रहा है, कैश तो पे करना पड़ेगा ना, कैश तो पे करोगे तभी तो सामान मिलेगा आपको दुकान से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डिस्काउंट रिसीव, इनकम है, नॉमिनल है। 8000 का सामान 7840 रुपए में ही आ गया, 160 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो इनकम हुई। इनकम हुई तो डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड नॉमिनल, नॉमिनल इनकम, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? जर्नल एंट्री बन जाएगी नेट जर्नल एंट्री, सीधी एंट्री पास हो रही है, परचेज अकाउंट डीआर टू, बड़ा वाला फिगर ऊपर लिखेंगे, दो क्रेडिट है पर जो ज्यादा अमाउंट का होगा उसे ऊपर लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट भरते हैं 7840 रुपीज इन कैश, 160 रुपीज का डिस्काउंट मिला, और जो सामान खरीदा है उसकी वर्थ है 8000 रुपीज। वो जो ट्रेड डिस्काउंट है ना 2000 का, वो कहीं पे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क, और आपको बताया कि किस तरीके से
जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है कैश डिस्काउंट की, और कंपाउंड एंट्री भी आप समझे होंगे, जब दो एंट्री को मिलाकर एक एंट्री बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। अब मैं आपको बताना चाहता हूं परचेज से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन, प्लीज फॉलो करिएगा। देखिए जो गुड्स होते हैं बुक्स में, गुड्स होते हैं वो बिकते भी हैं और खरीदे भी जाते हैं। खरीदे जाते हैं तब वो कहलाते हैं परचेज। गुड्स को जब हम खरीदते हैं ना, तब वो क्या कहलाते हैं, तब वो कहलाते हैं परचेज। परचेज ही कहलाते हैं ना जी, बिल्कुल परचेज कहलाते हैं। जब तक वो बिकते नहीं तब तक वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस नाम से रिकॉर्डेड रहते हैं, परचेज के नाम से ही रिकॉर्डेड रहते हैं। यानी इन गुड्स के साथ जब तक बिकते नहीं है तब तक परचेज कहलाते हैं। अब इन गुड्स के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड है, बहुत ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड है, बट सबकी एंट्री बनाने में एक ही कॉन्सेप्ट जाएगा। देखिए पहला, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड इन फायर, लॉस बाय फायर। हम उम्मीद नहीं करते इसकी, पर हो सकता है हादसा। आग लग गई गोडाउन में और जल गए गुड्स, आग लग गई गोडाउन में और जल गए गुड्स, लॉस बाय फायर। इन गुड्स को ना हम चैरिटी में दे आए, चैरिटी में फ्री में दे आए, अनाथालय में कहीं पर हम चैरिटी में, हमारा स्टॉक था, हम दान कराए। बिजनेस का स्टॉक था, बिजनेस ने दान किया, तो स्टॉक जाएगा, गुड्स जाएंगे, तो एंट्री तो बुक करनी पड़ेगी, चैरिटी में दे आए। ठीक है। कोई नया प्रोडक्ट था हमारा, नया प्रोडक्ट था हमारा, हमने उसके फ्री सैंपल्स बांटे, फ्री सैंपल्स पोटेंशियल कस्टमर्स को बांटा, कहा यूज करो, पसंद करे तो और लेने आना, ये तो आपका, यूज करिए आप, आपके लिए फ्री सैंपल्स बांटे। ठीक है, फ्री सैंपल्स। ओके। बिजनेस का जो ओनर था, बिजनेस का ओनर, उसको दुकान पे पड़े गुड्स की अपने पर्सनल यूज के लिए घर पे जरूरत पड़ी, तो वो ड्राइंग्स करके ले गया। बिजनेस का ओनर बिजनेस से फंड्स या रिसोर्सेज ले जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो वो बिजनेस के गुड्स अपने घर ले गया पर्सनल यूज के लिए। ठीक है। लॉस बाय फायर भी हो सकता है, थेफ्ट भी हो सकता है, चोरी हो गए। ठीक है ना। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं हमारे गुड्स के साथ, खरीदे हुए गुड्स के साथ, और जब तक वो बिकते नहीं है तब तक क्या कहलाते हैं, वो परचेज ही कहलाते हैं हमारे अकाउंट में। मैं सबसे पहले लॉस बाय फायर लेना चाहूंगा। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, और एक बार लॉस बाय फायर आ गया तो अगले अपने आप आ जाएंगे। लॉस बाय फायर में दो सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या दो सिचुएशन सर, कि एक तो वो इंश्योर्ड थे और एक वो अनइंश्योर्ड थे। इंश्योर्ड में भी दो केसेस, क्लेम एक्सेप्टेड, है ना, और दूसरा क्लेम रिजेक्टेड। क्लेम रिजेक्टेड मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम लिया ही नहीं आपका, मानी नहीं इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। लॉस बाय फायर, गुड्स थे, डिस्ट्रॉय हो गए, और कोई इंश्योरेंस नहीं था। अनइंश्योर्ड वाला केस लेता हूं मैं तो, अनइंश्योर्ड, इंश्योरेंस था ही नहीं, और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर में, तो लॉस हो गया आपको, कुछ नहीं कर सकते आप। दो एस्पेक्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन है सिंपल सा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये ट्रांजैक्शन है, और वो अनइंश्योर्ड है। अनइंश्योर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी के से कोई लेना देना ही नहीं है आपका, और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ है सर, लॉस हुआ है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। दो एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन के, एक एस्पेक्ट लॉस, किस बात से लॉस हुआ, लॉस बाय फायर, ताकि यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझ में आ जाए कि आप बात किसकी कर रहे हो आखिर। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए फायर में, लॉस बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय फायर। क्या डिस्ट्रॉय हुए, गुड्स। गुड्स क्या कहलाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब तक बिकते नहीं है सर तब तक वो परचेज ही कहलाते हैं, तब तक वो परचेज ही कहलाते हैं। करेक्ट है। देखो परचेज क्या होगा इसकी मैं बात भी नहीं करता हूं,
और इसको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, कंफ्यूज हो गया आप बिना बात। मैं तो सीधा लॉस बाय फायर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर क्या है? लॉस है सर, नाम में छुपा है सर, लॉस लिखा हुआ है, चीख चीख के बोल रहा है, तो रूल कौन सा लगेगा? नॉमिनल का रूल लगेगा। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ये लॉस बाय फायर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। तो परचेज क्या हो जाएगी? परचेज जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परचेज को कम करना है। परचेज क्या है? एक खर्चा है। अभी ये खर्चा कम हो गया और ये खर्चे ने लॉस का रूप ले लिया, लॉस बाय फायर का। कंफ्यूजिंग लग रहा हो ये समझना, कॉम्प्रीहेंड करना, तो एक डेबिट हुआ है तो दूसरा क्रेडिट होगा, इतना तो समझ सकते हैं, इतना तो फॉलो कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? अच्छे से जर्नल एंट्री लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जर्नल एंट्री लिखेंगे सर, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो फायर से गुड्स डिस्ट्रॉय हुए थे उनकी वैल्यू है ₹1000, 1000 के जले। अच्छा, ये 1000 के गुड्स 1200 में बिकते, इनकी सेलिंग प्राइस थी 1200, तो लॉस कितने का हुआ? 1200 का हुआ या 1000 का हुआ? ऑफ कोर्स 1000 का हुआ। 1200 में बिकते तो प्रॉफिट होता। कितने के गुड्स जले? 1000 के गुड्स जले ना। अभी ये 1000 के गुड्स वापस लाने हो तो सप्लायर से खरीद के ला सकता है ना, तो कितने पैसे लगेंगे? 1000 लगेंगे, फिर उनको 1200 में बेच लेना। तो जो प्रॉफिट हुआ नहीं उसको आप लॉस में कंसीडर नहीं कर सकते हो। आग लगी तो आप इंश्योरेंस कंपनी को बोल के देखना कि भैया सर 1000 के गुड्स थोड़ी जले मेरे, 1200 के जले, मैं 1200 में बेच देता। इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल नहीं सुनने वाली आपकी ये बात, है ना। इंश्योरेंस कंपनी तो उतना पैसा देगी जो उनको उन गुड्स को रिप्लेस करने के लिए लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो आपको इंडेमनीफाई करने के लिए 1000 रुपए देने, 1000 रुपए में आप वापस 1000 रुपए का स्टॉक ले आओ। आप उसी सिचुएशन में आ जाओगे जिसमें आप होते अगर आग नहीं लगी होती तो 1000 रुपए के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए थे, तो ये लॉस जो है वो कितने का लिखा जाएगा? यहाँ पे 1000 रुपए का लिखा जाएगा, 1000 रुपीज का। ठीक है। अब इंश्योरेंस है, बट इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी सर्वे करने आई, उसने पूछा आग लगी तो आप क्या कर रहे थे? आप बोले ठंड बहुत थी, मैं ताव ले रहा था आग से। तो बोले गजब कर रहे हो यार, तुम्हें प्रिकॉशंस लेने थे आग को अवॉइड करने के, हम क्लेम एक्सेप्ट ही नहीं करते। नहीं देंगे, आप केस हार गए। उसने कहा कि ये आग जो लगी आपकी नेग्लिजेंस की वजह से लगी, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने कोई क्लेम एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो वापस यही एंट्री डल जाएगी, और क्या एंट्री डलेगी? क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया तो लॉस बुक करो पूरा का पूरा 1000 रुपए का, ठीक है ना, लॉस बुक करो और भूल जाओ भैया कोई क्लेम। क्लेम एक्सेप्ट किया, क्लेम एक्सेप्ट किया तो देखो फुल क्लेम तो एक्सेप्ट होने से रहा, ऐसा होता नहीं है दुनिया में, ठीक है ना। फुल क्लेम तो एक्सेप्ट होगा नहीं आपका, पार्शियल क्लेम एक्सेप्ट होगा, थोड़े पैसे मिलेंगे थोड़े नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले तो जिस दिन आग लगी उस दिन आप लॉस की बुकिंग कर लो, एक बार लॉस बाय फायर की एंट्री पास कर लो। इंश्योरेंस कंपनी आएगी, सर्वे करेगी, जितना क्लेम लेगी उतना क्लेम लेगी, जो नहीं लेगी उसे देखा जाएगा। एक बार के लिए आप लॉस की एंट्री करेंगे, तो अगर इंश्योर्ड है भी गुड्स, तो सबसे पहले तो आपको लॉस बाय फायर की एंट्री डालनी है, जो राइट में डली हुई है, सेम एंट्री वापस बुक कर दूंगा। तो एंट्री क्या डल जाएगी? सबसे पहले लॉस की एंट्री डल जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू परचेज। गुड्स को मैंने कम कर दिया और लॉस बुक कर दिया पूरा। इंश्योरेंस कंपनी जो भी क्लेम लेगी वो तब देखा जाएगा, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर ₹800। इंश्योरेंस कंपनी आई, सर्वे किया, उसने कहा सर 800 रुपए का रिइंबर्समेंट हो जाएगा, ये पॉलिसी में कवर होता है आपका, 200 रुपए हम रिइंबर्स नहीं कर पाएंगे। तो अब इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपए का क्लेम एडमिट किया है, पैसे नहीं दिए, पैसे तो बाद में प्रोसेस करेगी, अभी 800 रुपए का क्लेम एडमिट किया है। और मुझे अब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, मैं 1000 रुपए का लॉस बुक करके बैठा हूं ऊपर, पर असल में मुझे 1000 रुपए का लॉस हुआ ही नहीं अभी। तो गुड न्यूज, इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपए का लॉस तो अपने सर ले लिया, आपको सिर्फ 200 रुपए का लॉस हुआ है। तो ये 1000 रुपए का लॉस जो आप मान के बैठे हो, 1000 रुपए से लॉस बाय फायर को डेबिट करके बैठे हो, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन आज सर्कमस्टांसेस बदल चुके हैं। एस्पेक्ट ले रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपए का क्लेम एडमिट किया, एस्पेक्ट्स कवर कर रहा हूँ। एक, इंश्योरेंस कंपनी, एक एस्पेक्ट हो गई इंश्योरेंस कंपनी पूरी, ठीक है। बिल्कुल भाई। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है
लॉस बाय फायर। सर लॉस बाय फायर क्यों? ये ऊपर जो लॉस बाय फायर लिखा हुआ है ना बेटा, इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। ऊपर डेबिट किया हुआ है, अभी क्रेडिट करके इसे करेक्ट करूंगा। ये 1000 रुपए का लॉस नहीं है, 800 रुपए का ही लॉस है। तो 200 रुपए का लॉस में 200 रुपए के लॉस पे इसको नेट लाऊंगा, इसको मॉडिफाई करूंगा। करेक्ट है। और एक और एस्पेक्ट अभी इसके अंदर आएगा, क्यों आएगा कैसे आएगा थोड़ी सी देर में एक्सप्लेन करता हूं। एक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फाइनल अल्टीमेट लॉस, जिस पे अब कुछ इफ एंड बट नहीं बचा है, जो सीधा अल्टीमेट साल भर की कमाई के कंप्यूटेशन में जाएगा। कितने का लॉस हुआ है, नेट लॉस कितने का हुआ है? 1000 रुपए के गुड्स जले थे, 800 रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए, 200 रुपए का लॉस हुआ है। तो ये 200 रुपए का जो अल्टीमेट लॉस है, इसे मैं फाइनल अकाउंट में भेज रहा हूँ, पीएनएल अकाउंट में, फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग पे भेज रहा हूँ नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो ये पीएनएल अकाउंट वहां जाएगा, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए एस्पेक्ट्स का हम नेचर पता करके डेबिट या क्रेडिट डिसाइड करते हैं। सबसे पहली बात, इंश्योरेंस कंपनी। सर पर्सन है सर, आर्टिफिशियल पर्सन है सर। पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इंश्योरेंस कंपनी लॉस की रिसीवर है। 1000 रुपए के लॉस में से 800 रुपए का लॉस ये रिसीव कर रही है ना। तो ये क्या हो जाएगी, रिसीवर हो जाएगी लॉस की। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसे डेबिट कर दूंगा। लॉस बाय फायर आप पहले डेबिट कर चुके हो, अब आपको कम करना है उस लॉस को, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। और जो 200 रुपए का अल्टीमेट लॉस जो अब आपको भुगतना ही है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। तो नॉमिनल के हिसाब से लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इसे डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट कर दूंगा। तो नेट जर्नल एंट्री जो बनेगी लॉस बाय फायर की, इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम एडमिशन की, वो बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर, डेबिट द रिसीवर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, वो लॉस जो हमें बेयर करना है। टू लॉस बाय फायर, इसको खत्म करो, लॉस बाय फायर को हटाओ आप, लॉस बाय फायर का प्रॉपर हिसाब करो। 1000 रुपए का लॉस ऊपर डेबिटेड था, यहाँ क्रेडिट कर देता हूँ। सर 1000 क्यों कर रहे हो, 200 का लॉस तो फिर भी हुआ है ना, तो लिख रहा हूँ ना 200 का लॉस, 200 का लॉस यहाँ फिर से डेबिट कर रहा हूँ पीएनएल अकाउंट। प्रेजेंटेशन का तरीका है, क्योंकि फाइनल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में मुझे ये 200 रुपए जो हैं पीएनएल अकाउंट में भेजने पड़ेंगे। फाइनली जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ अपने बिजनेस का, तो मेरी इनकम्स में से मैं 200 रुपए सपरेट करूंगा लॉस बाय फायर के नाम के, ताकि इस साल का प्रॉफिट पता चले। इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मांगते हो आप, कितने पैसे से आपने कितने का लॉस उनके ऊपर चढ़ाया, कितना का लॉस उनको रिसीव करवाया, 800 रुपए का। सर ये तो लॉस एडमिट हुआ, इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ, बाद में पैसे, तो बाद में इंश्योरेंस कंपनी पैसे भेजेगी ना आपको। 2-3 महीने बाद 2-3 बार फोन करने, ऑफिस के चक्कर काटने के बाद आपके 800 रुपए का चेक दे दिया उन्होंने आपको। तो फाइनली इस ट्रांजेक्शन को फिनिश होगा कैसे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। कितने का चेक देगी इंश्योरेंस कंपनी, कितने का चेक देगी, कितने का चेक देगी, 800 का चेक देगी, क्लेम 800 का ही एडमिट किया है। तो एस्पेक्ट एस्पेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को आप रिसीवर बना के बैठे हो 800 रुपए का, आप मांगते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपने इंश्योरेंस कंपनी को शो कर रखा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 800 रुपए उनसे। दो एस्पेक्ट, चेक दिया उन्होंने तो पैसे कहाँ आएंगे, बैंक में आएंगे, कैश तो नहीं आएगा ना, चेक लिख के दिया उन्होंने तो पैसे कहाँ आएंगे, आपके बैंक में। दो एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट बैंक, दूसरा एस्पेक्ट इंश्योरेंस कंपनी। बैंक, मैंने कहा था बैंक को कैश की तरह ट्रीट करना है, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। बैंक सर एसेट है, रियल के रूल से गवर्न होगा। बैंक में पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, बैंक में तो पैसे आ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी 800 रुपए देगी, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट कर दो इसको, डेबिट व्हाट कम्स इन। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पर्सन है सर, गिवर है सर, गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गिवर है सर, पैसों की गिवर है, बैंक में पैसे की गिवर है, क्रेडिट द गिवर। एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी 800, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 800। ये एंट्री हमने पास कर दी इंश्योरेंस कंपनी से पैसे रिसीव करने की, लॉस बाय फायर के केस में जब पार्शियल क्लेम एडमिट होता है। ठीक है,
तो अगर गुड्स की चोरी हो जाती है या गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फायर से, तो एंट्री क्या डलेगी? एंट्री डलेगी लॉस बाय फायर अकाउंट DR टू परचेज, ये एंट्री डलेगी। इंश्योरेंस क्लेम होगा तो मैं नीचे आपको बता चुका हूं। अगर चोरी हो जाती है गुड्स की तो एंट्री क्या डलेगी? तो एंट्री डलेगी लॉस बाय थेफ्ट, फायर की जगह क्या आ जाएगा? थेफ्ट अकाउंट DR टू परचेज, टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री डल जाएगी। चैरिटी करी आपने, बिजनेस ने चैरिटी करी, बिजनेस ने चैरिटी करी, मैं नीचे बता देता हूं, वैसे समझ में आ रहा होगा अभी एकदम से। बिजनेस ने चैरिटी करी, चैरिटी करी है तो एक एस्पेक्ट हो गया चैरिटी, और क्या दिया आपने? गुड्स दिए, तो गुड्स परचेज। चैरिटी एक्सपेंस है बिजनेस के लिए तो नॉमिनल से गवर्न होगा, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। परचेज को कम करना है तो क्रेडिट कर दो। तो चैरिटी करी तो एंट्री क्या डल जाएगी? चैरिटी करी तो एंट्री क्या डल जाएगी बेटा? एंट्री डल जाएगी चैरिटी अकाउंट DR टू परचेज। फ्री सैंपल्स में गुड्स दिए, फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल्स क्यों दे रहा हूं मैं? बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो फ्री सैंपल्स मतलब आपने खर्चा किया है, फ्री में गुड्स दिए तो आपने खर्चा किया है। किस बात का खर्चा किया है? एडवर्टीजमेंट का। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो, तो एंट्री क्या डल जाएगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट DR टू परचेज, टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। ड्राइंग्स करी तो आप समझ गए होंगे कि गुड्स जब भी जाते हैं तो टू परचेज हो जाते हैं। ड्राइंग्स करी, पर्सनल, ओनर, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो इसकी एंट्री क्या डल जाएगी? डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। तो परचेज बिजनेस से गुड्स जब भी बिजनेस से जाते हैं तो परचेज क्रेडिट हो जाती है। ये हमने ट्रांजैक्शन समझे परचेज से रिलेटेड, कुछ काफी कुछ ये सब एक दूसरे से सिमिलर थे, है ना। परचेज जाएंगे तो आपको याद रखना है परचेज को क्रेडिट करना है। अगला ट्रांजैक्शन में एक लेना चाहूंगा बेड डेट्स का। बेड डेट्स मैं समझा चुका हूँ बेड डेट्स कैसे बुक होते हैं, बट बेड डेट्स के साथ एक लैंग्वेज और एसोसिएटेड होती है, इसलिए मैं ट्रांजैक्शन लेके वो आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो बेड डेट समझने के लिए पहले क्या करते हैं? एक क्रेडिट सेल कर देते हैं, ठीक है ना। क्रेडिट सेल कर देते हैं तो बेड डेट समझ में आएगा। डेटर क्रिएट होगा तो बेड डेट्स होंगे ना। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर रुपीज 10,000, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर रुपीज 10,000, राम को 10,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं। एस्पेक्ट क्या हो जाएंगे इसके? दो सर, एक राम हो जाएगा, दूसरा गुड्स बिक रहे हैं इसलिए सेल्स। राम सर पर्सन है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट सेल्स इनकम नॉमिनल, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी इसकी राम अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, ठीक है। ये तो हमने बहुत दफा देखा, फटाफट स्पीड से हमने कर भी लिया, इस पे ज्यादा टाइम भी नहीं लगाया मैंने। अब आपका राम was declared insolvent, राम was declared insolvent एंड आगे ऐसा बोला हो, एंड ओनली 30 पैसे in a rupee is recoverable from his estate, ऐसा और बोला हुआ है। 30 पैसा इन रुपी इज रिकवरेबल फ्रॉम हिज एस्टेट, फ्रॉम हिज एस्टेट। राम तो बैंकक्रप्ट हो गए, पूरे पैसे तो उनसे आ नहीं रहे, बट बैंकक्रप्ट हो गए तो उनका सारे एसेट्स एक लिक्विडेटर बैठाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, लॉयर जो है, और वो उनके सारे एसेट्स को बेचेगा और सारी लाइबिलिटीज को पे करेगा। तो लाइबिलिटीज बहुत सारी हैं और पेमेंट करने की राम के पास कैपेसिटी नहीं थी, इसीलिए तो बैंकक्रप्ट हुआ। तो सबको थोड़ा थोड़ा पेमेंट मिल रहा है, जितना भी मांगते हैं वो टोटल उतना नहीं मिल रहा, बट सबको थोड़ा थोड़ा पार्शल पे हो रहा है, क्योंकि मांगने वाले बहुत हैं और देने के लिए पैसा कम है। तो ऐसा नहीं कि जो पहले आया उसे मिल गया, ऐसा नहीं है।
सब इक्विवेलेंट राइट रखने वाले लोग हैं तो उनको सभी को थोड़ा 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 पेमेंट कर दिया जाएगा जितना पॉसिबल है। तो वो पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने की एक लैंग्वेज टर्म होती है, वो क्या है, 30 पैसा इन रुपी। 30 पैसा इन रुपी का मीनिंग क्या हुआ, हर 1 रुपए की उधारी पर 30 पैसे चुका दिए जाएंगे। 1 रुपया मांगते हो आप तो 30 पैसे मिलेंगे, 2 रुपए मांगते हो तो 60 पैसे मिलेंगे, 10 रुपए मांगते हो तो 3 रुपए मिलेंगे। कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 30% मिलेगा, जो भी उधारी है उसका 30% मिलेगा। तो बचा हुआ 70% क्या हो गया, 30% कैश में आ जाएगा, 70% जो है वो डूब गया। और डेटर से पैसे डूब जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बेड डेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरा अमाउंट नहीं डूबा है, थोड़ा डूबा है। तो जितना डूब गया, जितना लॉस हो गया उसको बेड डेट्स में लिख देंगे, और जो थोड़ा बहुत आ रहा है उसको रिसीव कर लेंगे कैश में। तो अब इसके एस्पेक्ट लिख रहा हूं इस ट्रांजेक्शन के। ट्रांजेक्शन क्या है, राम इंसॉल्वेंट हो गया, 30 पैसा इन रुपी रिकवर हो रहा है उनसे। तो पैसे आ रहे हैं क्या, हाँ सर थोड़े आ रहे हैं कैश अकाउंट डियर। कुछ पैसे डूब रहे हैं क्या, हाँ सर डूब रहे हैं, 30% के अलावा 70% डूब रहे हैं, उसको बेड डेट्स में लिख देंगे। कहाँ किसकी वजह से पैसा डूब रहा है, किससे पैसा आ रहा है, सर राम की वजह से आ रहा है, राम की वजह से। राम ऊपर डेबिट भी बैठा हुआ है, उसका निपटारा करना पड़ेगा, उसको इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में अब उससे कोई पैसा एक्सपेक्टेड नहीं है। राम तो इंसॉल्वेंट हो गया, और कभी मिल गया फ्यूचर में तो बेड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री डालूंगा, राम का नाम यूज नहीं करूंगा। भविष्य में पैसा आया तो बेड डेट्स रिकवर्ड, उसकी एंट्री क्या डलेगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डीआर टू बेड डेट्स रिकवर्ड, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश, बेड डेट्स और राम। कैश एसेट है, रियल है, आ रहा है या जा रहा है बिजनेस में, सर बिजनेस में पैसा आ रहा है थोड़ा, 30% आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बेड डेट्स, सर लॉस है, सर नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। सर ये लॉस है, डेबिट कर दो। राम सर पर्सन है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर ये थोड़े से कैश का और बहुत सारे लॉस का गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर कर दो। तो फाइनल एंट्री क्या बन जाएगी, फाइनल एंट्री बन जाएगी मेरे दोस्तों, कैश अकाउंट डीआर, बेड डेट्स अकाउंट डीआर टू राम अकाउंट। कैश अकाउंट डीआर, बेड डेट्स अकाउंट डीआर टू राम अकाउंट। कितना कैश आ रहा है, कितना कैश आ रहा है, सर राम से मांगते हैं हम 10,000 रुपए, 30 पैसा इन रुपी, 30%, 3,000 रुपीज कैश में आ जाएगा। 7,000 रुपीज भूल जाओ बेड डेट्स, और राम को 10,000 से क्लोज कर दो। समझना, आप समझना। राम को ऊपर डेबिट किया था 10,000 से, क्रेडिट कर दिया 10,000 से, बुक्स ऑफ अकाउंट से राम गायब। राम से अब हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में अगर दे भी देगा तो इसको इसके नाम से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर टू बेड डेट्स रिकवर्ड। ये समझिए हमने बेड डेट्स की एंट्री, और बेड डेट्स रिकवर्ड में पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये बताने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ ये था, मैं आपको 30 पैसा इन रुपी समझाना चाहता था, बस 30 पैसा इन रुपी मैंने आपको समझा दिया। चलिए जी, और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ हिस्टोरिकल कॉस्ट का, हिस्टोरिकल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट। अभी तक बहुत कम ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। एक बताया सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और बिजनेस के ओनर दोनों की अलग आइडेंटिटी होती है, अलग एग्जिस्टेंस होती है। एक मैंने आपको समझाया था अक्रूवल, प्रीवियस ही वीडियो में अक्रूवल समझाया था। अक्रूवल बोलता है कि अगर इनकम अर्न कर ली और एक्सपेंस इंकर कर लिए तो इनको रिकॉर्ड कर लो, पैसे आए या नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको अकाउंटिंग कर लेनी है। यहाँ मैं सिखा रहा हूँ आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोलता है, एसेट्स को रिकॉर्ड करो आप, किस पर, कौन सी वैल्यू पर रिकॉर्ड करो, उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। फिर उनकी वैल्यू में जो भी चेंज आता है उसको आपको कंसिडर नहीं करना, आपको एसेट्स को किस पे लिखना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखना है। ठीक है, लिख देंगे। बताओ तो सही, हिस्टोरिकल कॉस्ट आती कहां से है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे तो लिख देंगे, चलो आपने एक रूल बताया, रूल फॉलो करेंगे हम, एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे उनके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। बट हिस्टोरिकल कॉस्ट आती कैसे, हिस्टोरिकल कॉस्ट आती है ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड, लगे जो सारे एक्सपेंसेस, to bring the asset to its useful position,
ब्रिंग द एसेट टू इट्स यूजफुल पोजीशन, काम में लेने योग्य स्थिति तक पहुंचाने के लिए लगने वाले सभी खर्चे, किसी भी रूप में लग रहे हो, all expenses incurred to bring the asset to its useful position and until it's put to use, और जब तक उसे यूज पे लगा नहीं दिया जाता, are to be summed up, और इसको सम अप करोगे तो जो चीज मिलेगी आपको, इन सब की टोटल लगा दोगे, उसके बाद जो आपको मिलेगा वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। और एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, एसेट को किस पे रिकॉर्ड करना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। उसके बाद उनकी मार्केट प्राइस में जो भी चेंज आता हो, बढ़े घटे, इग्नोर करने का, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड रहने दो। जब तक एक्चुअली वो बढ़ना घटना मटीरियलाइज नहीं होता, उसका रिसीव होना एस्टैब्लिश नहीं होता, तब तक आप उसको कुछ कंसिडर ही मत करो, छोड़ दो, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके छोड़ दो। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं, समझाता हूं कि आखिर इस फंडे का इंपैक्ट क्या आएगा। एग्जांपल, एक कार परचेज करी हमने, परचेज द कार 6 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की कार खरीदी है। ठीक है, 6 लाख रुपए की कार खरीदी है। इसको हमने क्या शोरूम पे नहीं चलाया, ट्रांसपोर्ट करवा के लाया, दूर से खरीदी, कहीं एकदम इंपोर्टेड मॉडल है। ठीक है ना, तो इस पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे, हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे 1 लाख रुपए के, इंपोर्ट करवा के लाए, 1 लाख रुपए के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे। ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट करते वक्त क्या किया था, कार को डिसअसेंबल कर दिया था, पार्ट्स वगैरह खोल दिए थे। तो इंडिया में आपके घर पे आई तो आपको इसको वापस इंस्टॉल करवाना पड़ा, इंस्टॉलेशन लगे, इसको वापस जोड़ तोड़ करनी पड़ी, इंस्टॉलेशन चार्जेस और लगे 1 लाख रुपए के। गाड़ी चलाई नहीं अभी तक आपने, गाड़ी चलाई नहीं अभी तक आपने। ठीक है ना, इस पे टैक्सेस भी लग गए आपके, गवर्नमेंट ने टैक्सेस ले लिए, टैक्सेस वगैरह। ठीक है ना, कोई रिबेट नहीं मिलेगी इनकी, है ना, ये आगे आप आउटपुट पे करने के लिए आप माइनस टैक्सेस वगैरह लगे, टैक्सेस एंड चार्जेस लगे। ठीक है ना, टैक्सेस एंड चार्जेस लगे 2 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के। तो गाड़ी पुट टू यूज पे आने से पहले पहले कितना खर्चा लग गया, 6 लाख की गाड़ी, 1 लाख का ट्रांसपोर्टेशन, 1 लाख का इंस्टॉलेशन, 2 लाख के टैक्सेस एंड अदर चार्जेस, गाड़ी कितने की पड़ी, 10 लाख की पड़ी। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन, टैक्सेस, इन सब की अलग एंट्री पास नहीं होगी, आप सीधा कार को ही 10 लाख का मानोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो अब एंट्री क्या होगी, आपने खरीदी है कार, क्या किया, पेमेंट कैश में किया, बहुत पैसा अपने पास। दूसरा एस्पेक्ट हो जाएगा कैश, कार एसेट रियल, कैश भी सर एसेट रियल। कार आ रही है बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फाइनल एंट्री डल जाएगी क्या, फाइनल एंट्री डल जाएगी कार अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, कितने पैसे से, 10 लाख रुपए से, 10 लाख रुपीज से। ठीक है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। और इस हिस्टोरिकल कॉस्ट को कभी चेंज नहीं करना है आपको, फ्यूचर में इसी अमाउंट पे छोड़ देना है, कभी चेंज नहीं करना है। सर कभी नहीं करना, कोई सिचुएशन नहीं जिसमें चेंज नहीं होगा, ऐसा कभी चेंज होगी नहीं, होगी। पहले बोलता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते, इस रूल को पक्के से नहीं मानते, है सिचुएशन है। अब आगे आगे सुनना, कोई भी एक्सपेंडिचर होता है इस एसेट से रिलेटेड, कोई भी एक्सपेंडिचर होता है एसेट से रिलेटेड, तो उस एक्सपेंडिचर से कुछ सवाल किए जाएंगे और उन सवालों के जवाब से वो 2 कैटेगरी में बटेगा, एक होगा कैपिटल, दूसरा होगा रेवेन्यू। एक होगा कैपिटल, दूसरा होगा रेवेन्यू। सवाल करोगे आप ये खर्चे क्या तेरे होने से, एक्सपेंस के होने से मेरे एसेट की लाइफ बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी। तो एफिशिएंसी बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी। तो वो नॉर्मल खर्चा है, वो रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू की डेफिनेशन ही क्या हुई, अदर देन कैपिटल। कितनी आसान है, देखो कितनी आसान है। रेवेन्यू को मैं सिंपल बोल रहा हूँ, अदर देन कैपिटल, कंफ्यूज ही नहीं कर रहा आपको, कैपिटल के अलावा सब रेवेन्यू। ठीक है, तो कैपिटल, अगर भविष्य में कोई खर्चा होता है
और उस खर्चे से इस कार की लाइफ या एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लाइफ बढ़ने से क्या मतलब है कि ये कार नॉर्मली स्पीकिंग 10 साल चलती, पर आपने इसमें कोई खर्चा करा है बिटवीन इट्स लाइफ और उस खर्चे से क्या हुआ कि इस कार की लाइफ 2-3 साल और बढ़ गई, तो लाइफ बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, कार की टॉप स्पीड बढ़ गई, माइलेज बढ़ गया, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई, जो भी आपने कुछ एक्सपेंस करवाया, एक्सपेंडिचर से क्या हुआ कि कार की लाइफ या एसेट की लाइफ या एफिशिएंसी बढ़ गई। अगर एसेट की लाइफ या एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा है वो खर्चा, या आपका पर्सनल जजमेंट है, अकाउंटिंग जजमेंट पे बेस्ड होती है, अगर आपका जजमेंट बोल रहा है कि इस खर्चे से एसेट की लाइफ या एफिशिएंसी बढ़ी है, तो उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट में प्लस कर दीजिए आप। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो उसको नॉर्मल एक्सपेंस की तरह लिखिए आप। यही एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी कितने की खरीदी थी? 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी। 3 साल बाद इंजीनियर साहब को बुलाया और गाड़ी के इंजन का ट्यून अप करवाया अपन ने पूरा। इंजीनियर से पूछा कि इससे क्या हुआ है ना, रिपेयर करवाया हमने तो नॉर्मल नॉर्मल रिपेयर, गाड़ी का पूरा अस्थि पंजर खोले, तैयार करी गाड़ी और रिपेयर वगैरह करवा के इंजीनियर से पूछा कि भाई साहब इस रिपेयर से क्या हुआ है? तो उसने बोला कुछ खासा नहीं हुआ सर, बस था नॉर्मल चेकअप कर लिया मैंने गाड़ी का, ठीक चलेगी अब थोड़ी, है ना, बढ़िया चलेगी, आप आराम से चलाओ, कोई निश्चिंत रहो, टेंशन मत लो। कि स्पीड बढ़ी क्या? नहीं नहीं। लाइफ बढ़ी क्या? नहीं नहीं। माइलेज बढ़ा क्या? नहीं नहीं सर, रूटीन चेकअप था सर, रूटीन चेकअप। कितना खर्चा हुआ सर आपका? 50,000 रुपए का बिल हुआ सर, इंपोर्टेड गाड़ी है ना आपकी, 50,000 का बिल हुआ। ना तो लाइफ बढ़ी है ना एफिशिएंसी बढ़ी है, तो रिपेयर हुआ है, तो उसकी जर्नल एंट्री बुक करनी है हमें, जर्नल एंट्री बुक करनी है नॉर्मल रिपेयर की। तो आप क्या करोगे? एस्पेक्ट क्या है सर? एक रिपेयर हुआ है, एक्सपेंस है, और दूसरा कैश। रिपेयर एक्सपेंस है, नॉमिनल, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, कैश एसेट, रियल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री क्या बन जाएगी? फाइनल एंट्री क्या बन जाएगी? फाइनल एंट्री बन जाएगी रिपेयर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। बात खत्म, बात खत्म। यही सिचुएशन लेना वापस, यही 10 लाख की गाड़ी है, यही 50,000 का रिपेयर करा। अच्छा रिपेयर कितने का? 50,000 का, तो अमाउंट हम 50,000 लिख देंगे, है ना, 50,000 लिख देंगे। ये रफ लिख रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे नहीं करना, अच्छे से लिखना है पूरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। ओके, नाउ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। इंजीनियर से पूछा कि ये 50,000 के रुपए के खर्चे में क्या हुआ? तो बोले सर गाड़ी स्पीड क्या चलती थी? मैक्सिमम स्पीड 140, 180 पे भगाओ सर, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, मक्खन की तरह चलेगी सर। माइलेज क्या देती थी? 14 का। सर 20 से नीचे माइलेज दे देना, मुझसे मिलना। दोनों में से कुछ भी हो जाए, लाइफ बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए। लाइफ कितनी पहले, कितने साल की? सर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे एज इसकी? बोले यार 3-4 साल में खराब हो जाएगी ऐसा लग रहा था। सर अगले 8 सालों तक कुछ हो जाए ना गाड़ी का, तो मुझे मुझसे मिलना, आप मुझसे बात करना है। ये 50,000 रुपए आपको मैं दे के जाऊंगा, लाख रुपए दे के जाऊंगा आपको। मतलब एसेट की लाइफ और एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। तो अब ये 50,000 रुपए रिपेयर के नहीं है, ये 50,000 रुपए आपको कहाँ जोड़ देने हैं? कार की हिस्टोरिकल कॉस्ट में ऐड कर देने हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से स्पीकिंग, आपने 50,000 रुपए की कार और खरीद ली आज, 50,000 रुपए की कार और बढ़ा दी आज। तो अब जब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो एक एस्पेक्ट हो जाएगा कार नॉट रिपेयर, दूसरा एस्पेक्ट हो जाएगा कैश। एसेट है, रियल है, ये भी एसेट है, ये भी रियल है, कार बढ़ रही है, डेबिट कर दो, कैश कम हो रहा है, क्रेडिट कर दो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फाइनल एंट्री बन जाएगी इसकी कार अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कार अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। कितने पैसे? 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। इस दिन के बाद से कार की हिस्टोरिकल कॉस्ट शो होने लगेगी 10,50,000 रुपए पर। हिस्टोरिकल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट समझा हमने, एसेट्स को उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स यूजफुल पोजीशन अंटिल इट्स एक्चुअली पुट टू यूज। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भविष्य में होंगे तो उन्हें जज करेंगे। अगर एक्सपेंडिचर से एसेट की लाइफ या एफिशिएंसी बढ़ रही है तो उस खर्चे को एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा, नहीं बढ़ रही तो उसको नॉर्मल खर्चे की तरह बुक कर दिया जाएगा। करेक्ट बात है क्या? ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ओके। अब लास्ट ट्रांजेक्शन और बताना चाहता हूं आपको, इससे कनेक्टेड है, तो इसी सेशन में हम कंप्लीट करते हैं। जो ट्रांजेक्शन है वो है डेप्रीसिएशन।
डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन अभी रफ वर्ड्स में ही सिखाऊंगा, अच्छे से नहीं सिखाऊंगा। आगे डेप्रीसिएशन पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से सीखेंगे, अभी सिर्फ एक जर्नल एंट्री सीखनी है। डेप्रीसिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ही बोल रहा हूँ, परफेक्ट नहीं है ये, परफेक्ट नहीं है ये। असल में डेप्रीशिएबल एसेट्स होता है, पर अभी एसेट्स ही मान लो। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज, पैसेज ऑफ टाइम, और ज्यादा रीजन अभी नहीं बोलूंगा, सीधा एक्सेट्रा बोल रहा हूँ। देखो यार, एसेट कार है, कार को आप यूज कर रहे हो, चलाओगे साल भर, तो उसकी वैल्यू तो कम होगी ना। कार को आपने चलाया, कार को आपने यूज किया, कितने की कार थी? 10 लाख की, और अगर उस पर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 10,50,000 की, उसको यूज कर रहे हो, तो यूज की वजह से उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये जो वैल्यू कम हो रही है, ये मेरा खर्चा है। इस खर्चे का नाम, इस एक्सपेंस का नाम डेप्रीसिएशन है। किसी भी वजह से हो रहा हो, यूज की वजह से हो रहा हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से हो रहा हो, पड़े पड़े पैसे जो चला ही नहीं, पड़ी है, बट एक साल बाद अरे गोडाउन से उतार लो आप, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के यहाँ से लेकर आ जाओ गाड़ी, तो सेम भाव में वो वापस नहीं लेगा। खरीदते ही पैसे टूट गए थोड़े, तो जो अमाउंट रिड्यूस हो जाता है वैल्यू में, उसे हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। ये डेप्रीसिएशन का खर्चा बुक करना जरूरी है। क्यों? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये एंट्री से पहले मेरे को एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, जो है मैचिंग। मैचिंग बहुत सिंपल है। अगर किसी भी इनकम को आपने अर्नड माना है, इफ यू हैव कंसिडर्ड एन इनकम अर्नड, तो इसको कमाने के लिए जो भी खर्चे हुए, इसको अर्न करने के लिए जो भी खर्चे हुए, उनको मैच करना है। मतलब इस इनकम में से माइनस करना है प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए। करेक्ट प्रॉफिट तब निकलेंगे if a particular item of income is considered to be earned, all expenses incurred to earn that particular income are to be subtracted from them that income to compute correct profit. तो ये कार चलाकर मैं बिजनेस में कोई इनकम अर्न कर रहा हूं, तो कार की जितनी भी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, डेप्रीसिएशन, वो डेप्रीसिएशन खर्चा नहीं लगा क्या इनकम कमाने के लिए? ये कार से मैं गुड्स लेकर आया, ये कार से मैंने कस्टमर को जगह पे पहुंचाया, ये कार मैंने किसी भी रूप में बिजनेस के लिए काम में ली, तो कार की वैल्यू कम हुई। कार की वैल्यू कम हुई, वो खर्चा है डेप्रीसिएशन। वो खर्चा लगा है बिजनेस से कमाई करने को, तो ये खर्चा भी तो बुक करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये एक्सपेंस है या नहीं? बिल्कुल एक्सपेंस है। तो डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री, ट्रांजैक्शन बोल लेते हैं। ट्रांजैक्शन है चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन कार एट द रेट 10%, ये ऊपर वाली कार ऑफ 10 लाख। 10 लाख रुपए हिस्टोरिकल कॉस्ट है कार की, उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करना है हमें। हम खुद चार्ज करते हैं रेट निकाल कर, एस्टिमेट से। मेथड्स होते हैं दो, सीखेंगे वो, है ना। तो डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। एक एस्पेक्ट क्या हो जाएगा? एक एस्पेक्ट हो जाएगा डेप्रीसिएशन। दूसरा एस्पेक्ट क्या हो जाएगा? दूसरा एस्पेक्ट हो जाएगा कार। कार क्या है सर? एसेट है, रियल है। रूल क्या बोलता है रियल का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कार आ रही है या जा रही है बिजनेस से? देखो खड़ी अपनी जगह पर 10 लाख से रिड्यूस हो गई आज। आज 10 लाख की नहीं रही, उसकी वैल्यू कम हो गई, खर्चा हो गया उसमें। आज कार 10 लाख की नहीं रही, 10 लाख पे 10% कम हो गया, 1 लाख रुपए से रिड्यूस हो गई है, तो 1 लाख रुपए की कार गई। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कार की वैल्यू रिड्यूस करनी है 1 लाख रुपए से। हिस्टोरिकल कॉस्ट वही शो करूंगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट में से 1 लाख माइनस करके फिर दिखाऊंगा कि वो 9 लाख की। करेक्ट है ना। डेप्रीसिएशन क्या है सर? एक्सपेंस है बिजनेस का, नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट कर दो। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? फाइनल जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? फाइनल जर्नल एंट्री बन जाएगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डीआर टू कार अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डीआर टू कार अकाउंट। 10 लाख की कार, 10% के हिसाब से 1 लाख रुपीज का डेप्रीसिएशन चार्ज कर लेंगे। ये 1 लाख रुपए का खर्चा मैंने बुक कर दिया, तो इस साल की कमाई निकालते वक्त कमाई में से माइनस हो जाएगा।
तो ये मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन, मैंने आपको एक्सप्लेन किया मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमने परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन देखे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क समझा, काफी कुछ और ट्रांजेक्शन हमने सीखे हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में भी ट्रांजेक्शन आएंगे। ट्रांजेक्शन सारे के सारे तो एग्जाम्पल के थ्रू लिए नहीं जा सकते बिकॉज देर आर इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। जो समझा जा सकता है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसको यूज करके कोई भी ट्रांजेक्शन होगा हम उसकी एंट्री बना लेंगे। तो आज के लिए, इस सेशन के लिए बाय दोस्तों, अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। मैं विश करता हूं कि आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया हो। पढ़ते रहिएगा, डटे रहिए।